उद्धव ठाकरे फिलहाल ऑपरेशन अर्नब और कंगना रनौत को निपटाने में बिजी हैं, इसलिए किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक या फिर नेता के लिए वे नॉट रीचेबल हैं। उद्धव ठाकरे ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो आखिर में देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि उन्होंने करीब 100 पत्र लिखे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। बीजेपी के नेता अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के पास जाते हैं। हाल ही में राज ठाकरे भी राज्यपाल से मिले और मिलकर बढ़े हुए बिजली के बिलों की समस्या पर बात की। राज ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात से शिवसेना चिढ़ गई। संजय राउत ने तो इस मुलाकात को महाराष्ट्र का अपमान तक बता दिया। लेकिन बीजेपी और राज ठाकरे को तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायक तक से भी नहीं मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे का दरवाजा खटखटा कर थक चुके शिवसेना के विधायक और मंत्री भी अब राज्यपाल से मिलने लगे हैं। ताजा मामला दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और विदर्भ से शिवसेना के नेता किशोर तिवारी का है, जो 4 दिन तक मुंबई में इस बात की उम्मीद लगाए बैठे रहे कि उद्धव ठाकरे उनसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार वे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जाकर मिले और अपनी व्यथा कथा सुनाई। वैसे महाराष्ट्र का राजभवन हर किसी के लिए खुला है, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के पास जाते रहते हैं। इसको लेकर शिवसेना लगातार बीजेपी नेताओं पर तंज भी कसती रहती है। हाल ही में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी राजभवन में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब शिवसेना के नेता भी राजभवन की चौखट पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। शिवसेना नेता किशोर तिवारी वसंतराव नाइक स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष हैं। वह लंबे समय से विदर्भ जन आंदोलन समिति के माध्यम से किसानों की आत्महत्या का मामला उठाते रहे हैं। मीडिया में भी तिवारी शिवसेना का पक्ष रखते हैं, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से ही समय नहीं मिल पाया। किशोर तिवारी ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर विदर्भ और मराठवाड़ा का अनुशेष दूर करने की मांग की। इसके अलावा अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के राज्य सरकार द्वारा घोषित 10,000 करोड़ के पैकेज में विदर्भ को बहुत कम हिस्सेदारी मिलने की शिकायत है। इसी मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिनों से मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। राज्यपाल से मिलकर उनसे विदर्भ के यवतमाल जिले में केलारपुर, पांढरकला, झरी जामनी और मोरेगांव जैसे ग्रामीण इलाकों का दौरा करने का निवेदन किया। राज्यपाल से मांग की कि वे अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े इलाकों को न्याय दिलवाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सांसदों और विधायकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अमरावती के विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। रवि राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे को 50 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपनी मांगों के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देश देने का निवेदन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अट्ठाईस विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन भोपाल में सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस संभावित नतीजों से बेहद परेशान है। नतीजों से ज्यादा उसे विधायकों के टूटने का खतरा ज्यादा सता रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि नतीजों के बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दिया था, इसलिए कांग्रेस संभावित समीकरणों को साधने में जुटी है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि उसे बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए सभी 28 सीटों को जीतना होगा, जो कि असंभव है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी कमजोर कड़ियों पर फोकस कर उनसे मेल मुलाकात बढ़ा दी है। कमलनाथ अपने विधायकों सहित सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। विधायकों को साधने की रणनीति के तहत नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। त्रिपाठी ने कांग्रेस के एक बिल का समर्थन किया था। बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद सभी ने इसे सामान्य बताया, लेकिन ये साफ हो गया कि अप्रत्याशित परिणाम आने की स्थिति से पहले जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। मुलाकात के बाद बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा ने कहा कि हम भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख मायावती करेंगी।
नारायण त्रिपाठी ने भी बीजेपी के साथ रहने की बात दोहराई। 28 सीटों के परिणाम से ही उपचुनाव के परिणाम तय होंगे कि प्रदेश में शिवराज के हाथ में सरकार की कमान रहेगी या कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के चलते भाजपा और कांग्रेस ने बहुमत जुटाने की कवायद प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस ने 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। कमलनाथ विधायकों के संपर्क में हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की उम्मीद लगाकर कांग्रेस ने सौदेबाजी और जोड़तोड़ की प्रारंभिक सूचनाओं पर अपने घर को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ विधायकों के सीधा संपर्क में हैं और अन्य कांग्रेस नेता बीजेपी, निर्दलीय, सपा और बसपा के विधायकों से संपर्क बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मतदान केंद्र स्तर से मिले फीडबैक से कांग्रेस के हौसले बुलंद, खेमे में मायूसी है। बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधने की सूचनाओं के बीच कांग्रेस ने कुछ विधायकों को भोपाल भी बुलवा लिया। इस बीच कमलनाथ ने अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक की। कमलनाथ ने कहा कि अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने हर हाल में कांग्रेस में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने सरकार में टिके रहने के लिए प्रदेश की पहचान, जनता के सम्मान को कलंकित करने की सौदेबाजी की तो लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आक्रामक आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले कई महीनों से अपने घर में दुबके उद्धव ठाकरे तब ही कुछ कहते हैं जब उन्हें कंगना रनौत के खिलाफ बयान देना हो या फिर बॉलीवुड की चिंता हो। अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से मिलने के बजाय उन्हें बॉलीवुड की चिंता सबसे ज्यादा है। अब तक धमकाने और गिदड़ भभकी देने के लिए विख्यात शिवसेना के साथ नॉटी शब्द जुड़ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नॉटी शब्द की जो परिभाषा दी है वह शिवसेना पर अक्षरशः लागू होती है। मुंबई के बॉलीवुड को पहचान दिलाने में महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का बड़ा योगदान है। इसका फायदा मुंबई को मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस पर अपना पेटेंट समझती है। अब इस पेटेंट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चुनौती दे दी है, तो उद्धव ठाकरे बौखला गए और योगी आदित्यनाथ को धमकी देने पर उतर आए। सिने जगत से जुड़े हुए एक वेबिनार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो योगी फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कटाक्ष किया कि अगर ये सब करने की क्षमता रखते हैं तो चला लीजिए फिल्म उद्योग। कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। तब से इस मुद्दे पर शिवसेना और सीएम योगी आमने सामने हैं। हाथ से निकल रही फिल्म सिटी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे अब सुविधाओं और मदद की बात करने लगे। वेबिनार में उद्धव ठाकरे ने मुंबई फिल्म सिटी में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा फिल्म जगत को दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी समस्याएं और परेशानियां हैं जिनको दूर करने का काम हमारी सरकार करेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो भी सुविधाएं चाहिए उन्हें मुहैया करवाई जाएंगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस भूमि पर दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण की शुरुआत की उस जगह पर मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना ने फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा हो। इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा था कि जब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से फिल्म सिटी बंद है तब योगी जी नई फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के मार्गदर्शन के साथ ये काम शुरू किया जाएगा और अगले 2.5 वर्ष के भीतर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ये सब होने के बाद भी मुंबई की फिल्म सिटी का महत्व कम नहीं होगा। इस मामले में शिवसेना ने बीजेपी पर बॉलीवुड को मुंबई से दूसरी जगह शिफ्ट करने की साजिश का आरोप लगाया और धमकी दी कि हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी है। आज बॉलीवुड में हॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म्स बन रही हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ लोगों की वजह से बॉलीवुड को बदनाम करने की भी साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वे फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। तब से इस मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। न तो उद्धव ठाकरे को, न ही सोनिया गांधी को और न ही शरद पवार को इस बात का अंदाजा था
कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। गिरफ्तारी के बाद से अर्नब गोस्वामी को जो देशव्यापी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के उससे होश उड़ाने के लिए वो काफी है। सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी को मिल रहे समर्थन से परेशान होकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने टिप्पणी की तो उन्हें लेने के देने पड़ गए। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया तो बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने उन पर पलटवार किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करते हुए अर्नब का समर्थन कर रहे लोगों पर निशाना साधा और लिखा, भक्तों को अर्नब में रब दिखता है। सिंघवी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अशोक पंडित ने ट्वीट किया और कहा, एक महिला को जज बनाने का सपना दिखाकर उसका शोषण करते हुए वो वीडियो शायद आपका ही था ना। और फिर जब आपको आपके साथियों और एक इटालियन में अपनी माँ दिख सकती है तो कुछ लोगों को अर्नब में रब क्यों नहीं दिख सकता। देश के दुश्मनों को खत्म करने वाला रब ही कहलाता है। अभिषेक मनु सिंघवी और अशोक पंडित के इस ट्वीट पर तमाम लोगों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और सिंघवी के खिलाफ लिखने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। अर्नब को पिछले दिनों एक बंद पड़े केस में बिना अदालत की इजाजत के गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी को जिस केस में गिरफ्तार किया गया वह साल 2018 में बंद हो चुका था। महाराष्ट्र पुलिस की इस हरकत पर अलीबाग कोर्ट ने यह पूछा था कि किसकी इजाजत से ये केस रीओपन किया गया और कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र की पुलिस ने जिस तरह से अर्नब के साथ व्यवहार किया है उस तरह किसी भी सभ्य देश की पुलिस नहीं करती है। इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए हाई प्रोफाइल मामले के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अर्नब की गिरफ्तारी के लिए कोंकण रेंज के आईजी संजय मोहिते की अगुवाई के 40 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम का गठन किया था। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद को कथित तौर पर आत्महत्या के उकसाने के मामले में 2 साल पुराने एक मामले की जांच को लेकर केस को दोबारा खोले जाने की रायगढ़ पुलिस की इजाजत के बाद अर्नब को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हुई थी। मुंबई और रायगढ़ से चुने हुए कुल 40 पुलिस कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया। अर्नब को गिरफ्तार करने की योजना को संजय मोहिते ने तैयार किया। वहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्धव ठाकरे के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि अर्नब काफी शक्तिशाली पत्रकार हैं। ऐसे में मोहिते की अगुवाई वाली टीम के लिए इस प्लान को अमली जामा पहना पाना काफी चुनौतीपूर्ण था। हमने काफी सावधानी से काम किया। उन्होंने बताया कि केस की शुरुआती जांच के बाद ही ये कंफर्म हो गया कि आत्महत्या के लिए उकसाने में अर्नब शामिल हैं। ये एक सीक्रेट मिशन था। हमारे लोगों ने अर्नब की बिल्डिंग के कई चक्कर लगाए। हमें डर था कि अगर कहीं बात लीक हो गई तो अर्नब की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो शायद छोड़ सकता है। इस ऑपरेशन की अच्छे से तैयारी की गई थी। हर छोटी बात का ध्यान रखा गया था। ये पहले से तय था कि दरवाजा कौन खटखटाएगा, अर्नब और उसकी फैमिली से बात कौन करेगा और विरोध होने पर कैसा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरीश साल्वे ने बॉम्बे हाई कोर्ट को विस्तार से बताया कि उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार और मुंबई पुलिस के डीजीपी परमवीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर की गई बंदी की याचिका की सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को बताया कि अलीबाग अदालत द्वारा रिमांड आदेश अर्नब की अवैध गिरफ्तारी को लेकर कई पॉइंट्स को दर्शाता है, साथ ही लगाए गए आरोपों की योग्यता पर भी सवाल खड़े करता है। साल्वे ने न्यायालय के विशेषाधिकार संबंधी कार्यवाही के उल्लंघन से अवगत कराया, जिसके तहत आत्महत्या के मामले को फिर से खोला गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक अवमानना नोटिस भी जारी किया। साल्वे का कहना है कि उन्होंने याचिका के साथ धारा 338 के तहत एक आवेदन दायर किया। मेरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि जो मामला बंद किया गया था उसे दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ फिर से खोला गया है। वहीं गोस्वामी की ओर से पेश अधिवक्ता पोंडा ने अदालत के आदेश को पढ़ा, जिसमें सीजेआई ने उल्लेख किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को 2019 में बंद के एक मामले में फंसाने और महाराष्ट्र सरकार की चाल पर प्रकाश डालते हुए साल्वे ने अदालत को बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के जिम्मेदार थे। नाइक ने कथित तौर पर 2018 में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि पुलिस अर्नब के लिए पुलिस रिमांड को पाने की कोशिश कर रही थी, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था। साल्वे ने कहा कि सीजेएम ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी अवैध है। साथ ही साल्वे ने विधानसभा में किस प्रकार चर्चा की, इस ओर भी कोर्ट के ध्यान को आकर्षित किया।
साल्वे ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक को निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। साल्वे ने हंसा रिसर्च ग्रुप का भी हवाला दिया, जिसने अदालत में ये दलील दी कि मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ गलत बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए साल्वे ने अदालत से कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कानून से परिचित नहीं है वह भी अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में 2018 में आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराता है। मतलब अगर किसी का नाम सुसाइड नोट में लिखा है तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। साल्वे ने कहा कि बिना किसी सकारात्मक कार्रवाई के उत्पीड़न के आरोप पर कार्रवाई, अभियुक्त की ओर से होने वाली घटना के समय के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई न होना जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो, धारा 306 आईपीसी के संदर्भ में सजा टिकाऊ नहीं है। साल्वे ने दोहराया कि अगर अन्वय नाइक ने वित्तीय नुकसान के कारण आत्महत्या की तो उसकी मां ने अपना जीवन क्यों समाप्त कर लिया। हम आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, किसी ने यह स्थापित नहीं किया कि अवैध कमीशन है। साल्वे ने तर्क देते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में अर्नब को हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। साल्वे ने पीठ को बताया कि मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया पता चलता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और सारा कृत्य आपसी दुश्मनी का है। अर्नब के वकील ने विभिन्न पिछले मामलों का हवाला देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 226 के तहत भी जमानत दे सकता है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से नाराज कंगना ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर जोरदार हमला किया। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ये लड़ाई सिर्फ अर्नब की या मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। इससे पहले भी गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कंगना ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला था। कंगना ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि आखिर कितने लोगों के गले दबाए जाएंगे, कितनों के घर तोड़े जाएंगे। अर्नब गोस्वामी के घर जाकर मुंबई पुलिस ने जिस तरह से उन्हें पीटा, अभद्र व्यवहार किया, वह निंदनीय कृत्य है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद पूरे देश में गिरफ्तारी के तौर तरीकों को लेकर आक्रोश है, क्योंकि एक बंद केस को बिना अदालत की इजाजत के खोला गया और व्यक्तिगत दुश्मनी की भावना से ग्रस्त होकर अर्नब गोस्वामी को बिना समन के नोटिस जारी कर उनके घर से उठा लिया गया। अर्नब को गिरफ्तार किए जाने के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि पप्पू प्रो को इतना गुस्सा क्यों आता है, पेंगुइन को इतना गुस्सा क्यों आता है, सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है। अर्नब सर, इन्हें बाल खींचने दें, हमारे खुलकर बोलने पर हमला करने दें, फांसी लगने से पहले इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आने दें, आजादी का कर्ज चुकाना है। अपने एक वीडियो में कंगना ने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि आपने आज अर्नब गोस्वामी को मारा है, बाल नोचे हैं, उन्हें असॉल्ट किया, आप कितनों के घर तोड़ेंगे, कितने गले दबाएंगे, कितनी आवाजें बंद करेंगे, सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेगी, हमसे पहले तो कितने ही शहीदों के गले काटे गए, एक आवाज बंद करेंगे, कई आवाज उठेंगी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? सोनिया सेना कहने पर गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। असल में अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर अपने और परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगाया। पिछले मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिए जाने की घोषणा की थी। देशमुख ने बताया था कि अन्वय ने आरोप लगाया है कि अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया भुगतान न करने के मामले की जांच नहीं की। उसका दावा है कि इस कारण से ही उसके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। अर्नब गोस्वामी पर मुंबई की पुलिस ने कितने और किस तरह से अत्याचार किए, ये बात जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच को बताई गई कि अर्नब को जूतों से पीटा गया, पीने के लिए पानी की जगह कुछ ऐसी चीज दी गई जिसे पिया नहीं जा सकता। अर्नब की रीढ़ की हड्डियों में गंभीर चोट पहुंचाई गई है। अर्नब के वकीलों ने जमानत के अलावा इस याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए और अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा है। प्रतिशोध लेना उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को बढ़िया से आता है और इसी वजह से सारे कानून को ताक पर रखकर उद्धव ठाकरे की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिसकी पोल अदालत में लगातार खुल रही है। अर्नब गोस्वामी के साथ गिरफ्तारी के वक्त भी मारपीट की गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के साथ पुलिस ने मारपीट की है, लेकिन जमानत की सुनवाई के दौरान रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जमानत पर सुनवाई के दौरान पुलिस पर काफी गंभीर आरोप लगाए। अर्नब ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें जूतों से मारा, पानी तक पीने के लिए नहीं दिया गया।
अर्नब ने अपने हाथ में एक 6 इंच गहरा घाव होने और रीढ़ की हड्डी में नस में चोट होने का भी दावा किया। अर्नब को मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उनकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बिना अदालत की अनुमति के गिरफ्तार किया गया था। वे 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में हैं। पिछली 3 रातों से उन्हें अलीबाग के एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जमानत अर्जी पर फैसले से पहले उन्हें जेल नहीं भेजा गया। जमानत याचिका पर तीसरे दिन न्यायमूर्ति एस शिंदे और MS कार्निक की खंडपीठ ने सुनवाई की। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने बताया कि किस तरह मुंबई पुलिस ने उन्हें मारा, पीटा और प्रताड़ित किया। अर्नब ने घर से बाहर घसीटे जाने और गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित करने की कहानी सुनाई। अर्नब के बाएं हाथ पर 6 इंच का गहरा घाव हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। अर्नब ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें जूतों से मारा। अर्नब ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त जूते पहनने तक का समय नहीं दिया। उनकी नसों को चोटिल किया गया। पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें कुछ तरल सेवन करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि पीने लायक नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान और एक पुलिस वैन में अलीबाग में ट्रांसफर होने के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया पुलिस ने उन्हें जूते से मारा। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस 2 साल पुराने बंद मामले में उन्हें गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अर्नब गोस्वामी से हाथापाई की, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पुलिस द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये दलील तब आई जब मुंबई पुलिस ने मनमाने तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के 2018 के बंद पड़े मामले में फिर से जांच शुरू की। इसके पहले अर्नब गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मुंबई उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं था। बंद मामले को बिना अदालत की अनुमति के खोल देना अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों को दर्शाता है। हरीश साल्वे ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आत्महत्या के लिए अर्नब जिम्मेदार था। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक ऐसे पुलिस रिमांड को पाना चाहती है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था। साल्वे ने कोर्ट से कहा कि अगर अन्वय नाइक ने वित्तीय नुकसान के कारण आत्महत्या की तो उनकी मां ने अपना जीवन क्यों खत्म किया। हम आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं।